सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए सेशन को, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड है। ये आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने इससे पहले के सेशन को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सही नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है सांस्कृतिक, सी है जैविक और डी है भाषाई। प्रश्न का जो पूछने का तात्पर्य है वह यह पूछ रहा है कि जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके बारे में जो जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो तो दी गई हैं, उनमें से एक ऐसी भी चीज़ दी गई है जो नहीं पता चलती या जो इन्होंने अपने सिद्धांत में वर्णित नहीं की है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, इसलिए ये आपका आंसर सही नहीं होगा। तीसरी बात की जाए तो इन्होंने भाषा के ऊपर भी बताया और इन्होंने कहा है कि जो भाषा है वह कैसे आती है, तो पहले जो है व्यक्ति के मन में विचार आता है, उसके बाद ही भाषा आती है। तो इस प्रकार भाषा के कॉन्सेप्ट के भी बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जिस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं की है वह एक चीज़ आ जाती है आपकी जैविक, यानी जैविक के बारे में वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी प्रकार हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है संसाधन पूर्ण संदर्भ, यानी जो संसाधन पूर्ण बुद्धि है उसके बारे में स्टर्नबर्ग ने बताया है। दूसरा है विषमांग नैतिकता के बारे में जीन पियाजे ने बताया है। या सफलता की इच्छा के बारे में आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि सफलता की जो इच्छा होती है इसके लिए हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा जिम्मेदार होती है। और ऑप्शन डी आप सभी के सामने कि उपर्युक्त सभी सही हैं। तो अब आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है या सभी सही हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कि संसाधन पूर्ण बुद्धि, यानी कि बुद्धि को एक संसाधन के रूप में, संदर्भ के रूप में स्टर्नबर्ग ने माना है। जी हाँ, इन्होंने स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय बुद्धि के सिद्धांत के बारे में भी बताया है। और विषमांग नैतिकता के बारे में आपके जीन पियाजे बताते हैं। सफलता की इच्छा इस चीज़ पर भी निर्भर करती है कि आप आंतरिक रूप से कितने अभिप्रेरित हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारक तथा जो भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वह वंशानुगत कारक तथा एक्स के मध्य जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। वंशानुगत कारक तथा ऐसी और कौन सी चीज़ है जो मिलकर के व्यक्तिगत विभिन्नता का परिणाम प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए है जीन्स, बी है वातावरण, सी है अनुवांशिक और डी है जन्मजात लक्ष्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा और अपने आंसर्स काउंट करते जाइएगा कि आज के सेशन में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वह वंशानुगत और वातावरण के गुणनफल का परिणाम होती है। याद रखेंगे, हेरिडिटी में इनटू इन्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ें मिल करके व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा आवश्यक है। ऑप्शन ए है आत्मसातीकरण व समायोजन, ऑप्शन बी है सादृश्यता व सहायता, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता और ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, पियाजे जो संज्ञानात्मक स्तर की बात करते हैं, सृजनात्मकता आपका सही है, लेकिन ये पियाजे के द्वारा बताया नहीं गया है। सादृश्यता और सहायता, जैसे आपके गुथरी ने सिद्धांत दिया है समीपता का सिद्धांत, जिसमें यह बताया जाता है कि कोई भी एक जो है समस्या हम पहले हल कर चुके हैं और उसी से संबंधित सिमिलर समस्या हमें दोबारा मिलती है, तो हम अन्य जो है जितने भी असफल प्रयास रहे हैं उनको पुनः ना दोहरा करके अंत में जो सफल प्रयास किया था उसे ही सटीकता से दोहराते हैं। तो ये आपके सदृश्य और समीपता का सिद्धांत,
सॉरी सदृश्यता का सिद्धांत बताता है गुथरी के द्वारा। तो यहाँ पर अगर पियाजे की बात की जाए तो पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आत्मसातीकरण और समायोजन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आत्मसातीकरण का मतलब है कि किसी चीज़ को देखना और उसको वैसा ही अपने अंदर धारण कर लेना। समायोजन का अर्थ होता है कि जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, देखने के बाद में उससे मिलती जुलती दूसरी चीज़ को देखा, लेकिन उसमें कुछ हमें अंतर मिला गुणों के आधार पर, आकृति के आधार पर, आवाज़ के आधार पर। तो दो चीज़ों के बीच में जब हम अंतर करने के बाद में अपनी मेमोरी में उन दोनों चीज़ों को अलग अलग फीड कर लेते हैं कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। जैसे मान लीजिए कुत्ता और बिल्ली, चार पैर दोनों के हैं तो ये चीज़ सिमिलर हो गई, और दोनों जो है पूंछ है दोनों के, ये भी चीज़ सिमिलर हो गई। लेकिन आकार के अनुसार उसने विविधता तय कर ली कि बिल्ली जो है छोटी है और कुत्ता कैसा है, बड़ा है। इसके साथ साथ बिल्ली की आवाज़ अलग है, कुत्ते की आवाज़ अलग है। तो जब हम जानकारी में संशोधन करने के बाद में पुनः उसे अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो वो क्रिया आपकी समायोजन कहलाती है। ये शब्दावलियाँ पियाजे की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनसे संबंधित अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पियाजे की शब्दावलियों से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आत्मसातीकरण व समायोजन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक तत्व पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन किसका है। वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है वुडवर्थ का, बी है वाटसन का, सी है मैकडूगल का और डी है जॉन डीवी का। देखिए वातावरण यानी कि अगर आपके इन्वायरमेंट की बात की जाए तो व्यवहारवादियों में भी आपके आते हैं वाटसन। तो वाटसन ये कहते हैं कि वातावरण सबसे अच्छा शिक्षक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इनके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कथन भी पूछा जाता है कि आप मुझे एक बच्चा दे दीजिए और मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्षीकरण पूर्व मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है संवेदना के स्तर संवेदी सीमांत, निरपेक्ष सीमांत व विभेदक सीमांत होते हैं। संवेदना शरीर के संवेदी ग्राहक द्वारा प्रारंभिक सूचना है, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही है। तो प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है कि पूर्व में जो हमारी मानसिक क्रियाएं चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, उसी को हम क्या करते हैं, पूर्व में चल रही क्रियाओं को ही प्रत्यक्ष कर देते हैं, जिसे हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। संवेदना के 3 स्तर हैं आपके, संवेदी सीमांत, निरपेक्ष सीमांत और विभेदक सीमांत। संवेदना वह होती है जो हमारे संवेदी ग्राहक को प्रारंभिक सूचना देती है, हमारे शरीर को सूचना देती है कि मुझे अब ऐसा जो है अपने शरीर को एक्शन करना है, करवाना है। तो वो क्या हो जाती है, हमारी संवेदनाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि कौन से अधिगम सिद्धांत उद्दीपक के मध्य साहचर्य होता है, यानी उद्दीपक और उद्दीपक के मध्य साहचर्य होता है, ऐसा कौन सा अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन बी है प्राचीन अनुबंध, ऑप्शन सी है क्रिया प्रसूत और ऑप्शन डी है अव्यक्त अधिगम। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, अव्यक्त अधिगम। तो ऐसा कौन सा जो आपका सिद्धांत है जो उद्दीपक के मध्य साहचर्य को प्रदर्शित करता है। देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है, जो कि कौन सा है, तो आपका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। प्रेक्षणात्मक आपके किसी प्रेक्षण द्वारा जो होता है। अव्यक्त अधिगम जैसे आपका चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, टॉलमैन ने दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी प्राचीन अनुबंध सिद्धांत को उद्दीपक के मध्य साहचर्य का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला प्रश्न है जीन पियाजे के बारे में सत्य है। जीन पियाजे के बारे में सत्य है। ऑप्शन है आपके सामने अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया में आत्मसातीकरण व समंजन शामिल होता है। ऑप्शन बी है स्कीम्स व स्कीमा शब्दों का प्रयोग व्यक्त ज्ञान के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के विपरीत विचार दिशा ज्ञान व रिश्तों का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी सही हैं। तो अब आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन की प्रक्रिया है उसमें आत्मसातीकरण व यहाँ पे जो समंजन लिखा है, समंजन का मतलब होगा सामंजस्यन हो जाता है, शामिल होता है। और स्कीम और स्कीमा दोनों एक ही दोनों शब्द
का प्रयोग व्यक्त ज्ञान के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं, स्कीमास बनाते हैं, इनको हम अपने ज्ञान को पहले तो हम स्टोर करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, इसके बाद इसका प्रदर्शन करते हैं, इसे प्रयोग में लाते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपके विपरीत विचार हो जाते हैं, दिशा ज्ञान व रिश्तों का ज्ञान बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि वह रिश्तों के बारे में अपनी थोड़ी बहुत समझ को बना सके। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वह कितनी होती है, तो जान लीजिएगा कि पहले इन्होंने जो अवस्था दी थी वह थी आपकी संवेदी गामक अवस्था, जिसकी उम्र कितनी थी, तो 0 से 2 वर्ष। उसके बाद थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 से 7 वर्ष थी। और फिर नेक्स्ट आती थी आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र कितनी थी, तो 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था के बीच में बच्चा दिशा का ज्ञान, विपरीत विचार आना, रिश्तों के बारे में समझ बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ जाता है। तो यहाँ पर तीनों आंसर आपके सही हैं, इसलिए तीनों जगह टिक ना करके हम सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के बारे में सही है। वाइगोत्स्की के बारे में सही है। ऑप्शन ए, भाषा यंत्र का विकास सामाजिक संपर्क से होता है। देखिए, सामाजिक की बात आएगी तो वाइगोत्स्की आपके बिल्कुल जो है हमेशा के लिए राइट हो जाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है सामाजिक के ही बारे में सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया है। बिल्कुल, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है। निकटस्थ भावित विकास यानी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, नहीं दिया है। तो बिल्कुल आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की करते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है नहीं दिया गया है, तो नहीं, बल्कि इन्होंने ZPD को देने की बात की है, यानी कि बच्चे का किसी भी कार्य को सीखने में बीच की जो उसकी गैपिंग होती है कार्य को सीखने में, उसे भरने का कार्य किसी अभिभावक के द्वारा या किसी समकक्षी के द्वारा या किसी शिक्षक के द्वारा किया जाता है, उसे ही हम ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसके बारे में भी वाइगोत्स्की बात करते हैं। और फोर्थ है, आंतरिक भाषा का उल्लेख किया है, यानी कि जो भाषा है वह आंतरिक रूप से आती है, विचारों से आती है, इसके बारे में भी इन्होंने बात की है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में क्या क्या सही है। ऑप्शन ए है 1 व 2 सही है, बी है 1, 2, 3 सही है, सी है 1, 2, 4 सही है, या डी है सभी सही हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1, 2 व 4 सही है। क्यों? क्योंकि 3 आपका मैंने पहले ही बता दिया था। ZPD के बारे में वाइगोत्स्की अपनी बात करते हैं, बताते हैं, और आंतरिक भाषा के बारे में भी इन्होंने बताया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया और सामाजिक संपर्क के बारे में भी बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन करना, पानी पीना, सोना, कामोत्तेजना, संवेग क्रिया पर नियंत्रण करता है। इन सभी क्रियाओं पर जो नियंत्रण करता है, लगाम लगाता है, वह कौन करता है? ऑप्शन ए है सेतु, बी है अनुमस्तिष्क, सी है हाइपोथैलेमस, डी है थैलेमस। तो यहाँ पर जो राइट होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि हाइपोथैलेमस आपका इन सभी क्रियाओं पर रोक लगाता है और इनको करने के लिए भी उत्तेजित करता है। मीन्स जो आपका हाइपोथैलेमस है, यही हमें जो हमारे संवेग हैं उनको प्रेरित करता है, और इन्हीं संवेगों पर ये नियंत्रण भी प्राप्त करता है। यानी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है तो वो हाइपोथैलेमस है। इसके द्वारा हम अपने सभी संवेगों को जो है जाहिर कर पाते हैं। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास होता है, विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए है आपादीय, यानी सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन बी है भीतर से बाहर की तरफ होता है। ऑप्शन सी है संचयी होता है। ऑप्शन डी है एकीकृत व वर्तुलाकार होता है। और ऑप्शन 5 है कि परिपक्वता व अधिगम की भूमिका नहीं होती है। विकास में किसी भी प्रकार से परिपक्वता और अधिगम की कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है, देखिए, अगर विकास होगा तो हमें परिपक्वता भी आएगी और उसके साथ साथ कुछ अधिगम भी होंगे, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि भूमिका नहीं होती है, जबकि इन सभी चीज़ों की भूमिका विकास में बहुत ही ज़्यादा होती है। सिर से पैर की तरफ होता है, बिल्कुल सही है। भीतर से बाहर की तरफ होता है, यानी एक विकेंद्रीकरण की तरफ होता है। सबसे पहले बच्चे के अंदरूनी बात की जाए, सबसे पहले मस्तिष्क को उठाना धीरे धीरे, फिर गर्दन को और भी ज़्यादा उठाना, फिर उसके कंधों
पैरों का कार्य करना, उसके बाद हाथों का, हाथों में भी उंगलियों का, उंगलियों के बाद वह अपने अंगूठे और पूरी हथेली पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। छाती से लेकर के विकास भुजाओं की तरफ, और भुजाओं से आपके धीरे धीरे नीचे की तरफ होने लगता है। पैरों से चलना सीखता है। तो ये सभी काम कैसे होते हैं, यानी कि भीतर से बाहर की तरफ विकास होता है। ये एक संचयी अवस्था होती है और एकीकृत और वर्तुलाकार भी होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1, 2, 3 व 4 सही हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सही कथन है, इनमें से आपको सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है चिंतन मानसिक क्रिया है जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्कणा, समस्या, समाधान शामिल होते हैं। बिल्कुल, चिंतन में हम क्या करते हैं, चिंतन में हम यही तो करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी स्थान के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं तो कभी कभी हमें बैठे बैठे ऐसा लगने लगता है कि हम उसी जगह पर पहुंच गए और उस स्थान की सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने दिखने लगती हैं, एक प्रतिबिंब बनने लगता है, प्रतीक बनने लगता है, हमारे मन में तर्कणा होती है। और हम चिंतन करते ही क्यों है, क्योंकि हमारे सामने कोई समस्या होती है जिसका हल ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसमें शामिल होती हैं, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। अगला है समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है। बिल्कुल, अगर हम समस्या का समाधान कर रहे हैं तो हमें खोजकर्ता बनना पड़ेगा, हमें स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल करनी पड़ेगी, हमें खुद से जो है अन्वेषण करना पड़ेगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आप देखिए, दो दो तो सही हो नहीं सकते हैं। तीसरा भी देख लेते हैं, चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है कि चिंतन में ज़रूरी नहीं कि हर बार भाषा ही शामिल हो, क्योंकि चिंतन आपका बिंबात्मक भी होता है। हम किसी प्रतीक के बारे में सोचते हैं, हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसका हल निकालते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोचा है उसे हम भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकें। कई बार हमारे चिंतन ऐसे होते हैं जो सिर्फ भावनाओं में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। तो चिंतन की भाषा हमेशा हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, चिंतन को हम भाषाई रूप में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो हमेशा शामिल नहीं होती है, ये बात सही है। अगर आपसे ये कहा जाता कि चिंतन में भाषा कभी भी शामिल नहीं होती है तो ये आपका गलत हो जाता। यहाँ पर कह रहा है कि चिंतन में भाषा शामिल तो होती है लेकिन हर परिस्थिति में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही कथन आपके चिंतन के बारे में सही दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभिसारी चिंतन का संबंध है। अभिसारी चिंतन का संबंध है। देखिए, चिंतन आपके दो प्रकार के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो ये अभिसारी हो गया और एक हो गया आपका अपसारी। अब आपको हम आज ही ऐसा बता देंगे कि आप अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। अभिसारी चिंतन का संबंध है, ऑप्शन ए है सृजनात्मक बालक से, बी है पिछड़े बालक से, सी है प्रतिभाशाली बालक से, डी है निःशक्त बालक से। देखिए, अभिसारी चिंतन जो है यह गुण प्रदर्शित करता है प्रतिभाशाली बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम अपने दिमाग में सेट कैसे करेंगे ताकि हम कभी भी इसे ना भूलें, तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है। जैसे मैंने भी खुद को याद दिलाया था और मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ कि अभी माने हो गया अभी अभी, बिल्कुल अभी उत्तर दो। तो बिल्कुल अभी उत्तर आप उसी चीज़ का दे सकते हैं जो चीज़ आपने पहले से सीख रखी है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, रट्टा मान लिया है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि आपके भारत के राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो आप इसके बारे में कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं सोचेंगे कि ऐसा हुआ फिर राष्ट्रपति, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आता है आंसर तो आता है, तो ऑन द स्पॉट आपके मुंह से क्या निकलेगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। तो ये हो गया एक लाइन में आंसर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनके बारे में आप क्या क्या बता सकते हो, तो आप क्या क्या बता सकते हो। इसके लिए आपका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके कई आंसर हो सकते हैं और इसके लिए आपको थोड़ा सोचने का समय भी चाहिए। तो अभिसारी का मतलब ही क्या होता है, अभी अभी उत्तर देना, और ये गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालकों में। जबकि अपसारी का मतलब होता है चीज़ों को अप करना, ऊपर करना और ज़्यादा सोचना और उनको प्रसारित करना, और ये गुण पाया जाता है सृजनात्मक बालक में। वह अपनी चिंतन को, अपनी सोच को और भी ज़्यादा सृजित करता है, उसके बाद कई सारे उत्तर देता है। या हम कह सकते हैं कि एकल या बंधे हुए उत्तर आते हैं आपके अपसारी में, जबकि अभिसारी में। और अपसारी के अंतर्गत आपके वे सभी प्रश्न आएंगे जिनके एक से अधिक उत्तर होते हैं और जिनमें बालक अपने स्वयं के चिंतन के द्वारा उत्तर दे सकता है, जिसके रटे रटाए और बंधे बंधाए उत्तर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सत्य नहीं है,
सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में भावात्मक पक्ष में ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन व्यवस्था का विशेषीकरण होती है। यानी कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत भावात्मक पक्ष में किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, अनुमूल्यन करते हैं, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था व विशेषीकरण होता है। ऑप्शन बी है, बाल केंद्रित शिक्षण व भयमुक्त CCE शिक्षा बल देगी। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो CCE शिक्षा है और भयमुक्त शिक्षा है, ये इस चीज़ पर बल देगी। ऑप्शन सी है, मूल्यांकन केवल गुणात्मक होता है, और ऑप्शन डी है, शिक्षा कला व विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पर आपको अपने सही उत्तर का चयन करना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से सही नहीं है, यानी कि 3 आपके सही हैं और 1 आपका सही नहीं है। तो देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष में बिल्कुल अनुक्रिया भी होती है, अनुमूल्यन भी होता है, इन सभी चीज़ों का विशेषीकरण होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, और पूछा गया है कि सही नहीं है, तो इसलिए ये आपका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि बाल केंद्रित शिक्षा अगर आपको देनी है तो वातावरण भयमुक्त रखना होगा, CCE के शिक्षा पर बल देना होगा, और ये भी आपका सही होगा, इसलिए ये आपका उत्तर नहीं है। अगला देखेंगे, मूल्यांकन केवल गुणात्मक है। तो बस ये केवल ने आकर के सारा जो है माजरा गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि मूल्यांकन कभी भी केवल गुणात्मक हो ही नहीं सकता है। मूल्यांकन गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, मूल्यांकन के कई पक्ष होते हैं, मूल्यांकन सतत और निरंतर होता है। इसके साथ मूल्यांकन गुणात्मक, भावात्मक, कई प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखेंगे, शिक्षा कला व विज्ञान दोनों है। तो बिल्कुल शिक्षण करना अपने आप में एक कला भी है, और शिक्षण एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है, इसलिए विज्ञान भी है, और शिक्षण करना कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी कला है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, सच में वो इतना जानते हैं कि शायद है उनके बराबर ज्ञान प्राप्त करना नामुमकिन हो, लेकिन यदि उनसे कह दिया जाए कि आप इसी चीज़ को किसी को सिखा दीजिए, तो वो सिखाने में उतने सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए ये शिक्षण एक ऐसी कला है जो सभी के अंदर नहीं पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो आपका उत्तर नहीं होगा, तो आपका आंसर आपको मिल चुका था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मूल्यांकन केवल गुणात्मक होता है। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कौन बात करता है? या तो यही समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया है। तो ऑप्शन ए है डेनियल गोलमैन, बी है जॉन डी मेयर, सी है पीटर, और डी है सैलोब। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसका है। तो यहाँ लोकप्रिय की बात की गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संवेगात्मक बुद्धि के बारे में किसने बताया, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने अपनी राय दी। तो वह थे अपने जो मनोवैज्ञानिक, वह थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें, और इन क्वेश्चंस को जो है इनकी संख्या और बढ़ाई जाए, सेशन को और लंबा किया जाए, या इतने ही क्वेश्चन इनफ है, इतने क्वेश्चन ला के प्रत्येक सेशन को पूरा किया जाए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं आपकी जो सुझाव होगा उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकूं और आपके लिए अवेलेबल कर सकूं। आपको और किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, इनके बारे में भी बताइएगा। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना आपके ही हाथों में है। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।